प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रत्न हमारे लिए अनुकूल है कि नहीं है, रत्न खरीदने से पहले हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी सावधानी सतर्कता बरतनी चाहिए, पर विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कि रत्न अत्यंत कीमती हैं और निश्चित रूप से रत्नों का संबंध हमारी जीवन धारा से जुड़ा हुआ है। रत्न एक चिकित्सा है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, तो रत्नों का संबंध जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह से जैसे हम किसी एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के एक अच्छी दवा का चयन करते हैं, तो निश्चित रूप से उस बीमारी के ठीक होने की संभावना बनती है। किंतु अगर हम गलत डॉक्टर के चक्कर में फंस गए, हम गलत दवाइयां हमको मिल गई, तो गलत दवाइयों की वजह से जहां पैसों का नुकसान तो होगा ही, पैसों के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान होगा, उसके साइड इफेक्ट को भी भुगतना पड़ेगा। अतः आर्थिक और सेहत की दृष्टिकोण से गलत दवाइयों का चयन नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक इसी तरह से रत्न खरीदने से पहले यह जानकारी होना चाहिए कि आपको कौन सा रत्न खरीदना है और वह रत्न कितने कैरेट का खरीदना है, कितने रत्ती का खरीदना है, और यह जानकारी आपको मिलेगी कहां से, तो किसी एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाने से ही, किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ही आपको ये परामर्श, ये सलाह मिल सकेगी कि आपको कौन सा रत्न धारण करना उचित रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और कितने ग्राम का, कितने रत्ती का, कितने कैरेट का रत्न धारण करना चाहिए। अक्सर कई बार हम गलती कर जाते हैं, किसी बाबा से, किसी फकीर से, किसी मंदिर के पुजारी से किसी रत्न की या कि किसी ज्योतिषी सलाह लेने चले जाते हैं, कुंडली दिखाने चले जाते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है कि मंदिर में बैठा हुआ पुजारी या कि कोई बाबा या कोई फकीर, किसी फकीर को ज्योतिष की जानकारी नहीं होती, पर मैंने अक्सर समाज में ऐसा देखा है और उन पुजारियों को भी देखा है, उन फकीरों को भी देखा है जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो भी कहीं बता देते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा कर लो। वो गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अगर वो मंदिर का पुजारी और वो अच्छे विद्वान हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, उनका अपना ज्ञान है, तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, उनसे परामर्श लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे आप किसी बीमारी को किसी अच्छे योग्य डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, उसका पता लगा के, ठीक इसी तरह से रत्न भी खरीदते हैं, तो रत्न भी जो है 25-50 हजार रुपए का, लाखों रुपए का जब रत्न खरीदते हैं, तो उससे पहले किसी अच्छे ज्योतिर्विद से परामर्श लेना भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। और आप उसी ज्योतिषी के पास जाएं जो अपनी कंसल्टेशन फीस लेता हो। फ्री के चक्कर में बिल्कुल मत जाएं। फ्री के चक्कर में संभव है कि आप धोखा खा सकते हैं। फ्री की सलाह वही देते हैं कि आपको फ्री की सलाह दे करके, घुमा फिरा करके, आपके माइंड को बास करके आपको अच्छा खासा चूना लगा सके। अतः मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूँ कि फीस बचाने के चक्कर में आप जो है धोखा खा सकते हैं, और धोखा किसी भी तरह का हो सकता है। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, कौन सा रत्न चाहिए, कौन सा रत्न आपके लिए अनुकूल है, और कितने कैरेट का चाहिए, कितने रत्ती का चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी आपको कोई योग्य ज्योतिषी ही दे पाएगा। कई बार आपको एडवाइस किया जाता है, आपको सलाह दिया जाता है कि फला माइंस का पत्थर बहुत अच्छा होता है। कई बार रिकमेंड किया जाता है कि आपको पन्ना लेना है तो जाम्बिया का पन्ना लेना है।
माणिक्य वर्मा का चाहिए, श्रीलंका का सिलोनी का रत्न चाहिए। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समय के साथ साथ दुनिया एडवांस होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। इन माइंसों की कीमत तब थी, का महत्व तब था जब इन माइंसों से अच्छे पत्थर निकलते थे और आज भी निकलते हैं। लेकिन और भी ढेर सारी जो माइंस हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं था, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, उनके जांच की पद्धतियां, बड़े बड़े लैब आ गए हैं। उन माइंसों की कीमत तब थी, उन माइंसों का महत्व तब था जब हमारे पास उतने बेहतर यंत्र नहीं थे, उनको जांचने परखने की हमारे पास सुविधा नहीं थी। सिलोनी पुखराज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है उस माइंस में जो है खराब पत्थर बिल्कुल नहीं निकलते हैं, वहां भी खराब पत्थर निकलते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि बर्मा में, श्रीलंका में जिन माइंसों में ये रत्न पाए जाते हैं वो सब के सब बेहतर होंगे, वहां भी खराब रत्न निकलते हैं। और जो माइंस ऐसी हैं जिन माइंसों का नाम चर्चित नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है माइंस का नाम चर्चित नहीं है तो उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें गुणवत्ता नहीं है, उसमें अच्छे किस्म के जेमस्टोन नहीं पाए जाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी माइंस में अच्छे और खराब पत्थर निकल सकते हैं, अच्छे खराब जेमस्टोन निकल सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि माइंस के नाम पर उन रत्नों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो आपका मतलब माइंस नहीं बल्कि उत्तम क्वालिटी का बेहतर रत्न होना चाहिए। कि जब भी कोई आप रत्न खरीदें तो लैब का सर्टिफिकेट जरूर मांगें। एक बात का और भी ध्यान रखें कि हमारे देश में फेक सर्टिफिकेट का भी बड़ा प्रचलन है। हर एक जेमस्टोन में विजिटिंग कार्ड साइज का सर्टिफिकेट लगा रहता है, तो फेक सर्टिफिकेट का भी बड़ा प्रचलन है। इसमें हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। पर आपको हम ये भी बताएं कि जब भी कोई ज्योतिषी आपको रत्न एडवाइज करता है तो रत्न से पहले सवा शब्द जोड़ देता है कि 5.25 रत्ती का चाहिए, 3.25 रत्ती का चाहिए, 7.25 रत्ती का चाहिए। तो कोई भी अंक से पहले सवा शब्द जुड़ जाता है। उसका आधार सिर्फ इतना ही है कि सवा शब्द जोड़ देने से जो है उसमें शुभता का प्रभाव मान्यता के अनुसार ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो 1.25 पाव, 1.25 किलो, इसी तरह से हम किसी को कोई दक्षिणा देते हैं, कोई दान करते हैं, कोई उपहार देते हैं, तो उसमें भी सनातन संस्कृति की शुभता के अनुकूल जो है 1.25 जोड़ देते हैं। इसका अभिप्राय सिर्फ इतना ही है, उस रत्न में 1.25 जोड़ने की वजह से उसमें शुभता का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा सनातन संस्कृति की मान्यता है। अब चूंकि जहाँ एक निश्चित मापदंड आ गया कि हमको ऐसा ही चाहिए, तो हम एक सीमित दायरे में बन जाते हैं। हो सकता है कि ढेर सारी वैरायटी देखने को न मिले, तो आवश्यक नहीं है कि 5.25 रत्ती लिखा है तो अब जरूरी नहीं है कि रत्न परचेज करते वक्त 5.25 रत्ती का ही रत्न मिल जाए। 6 रत्ती का भी मिल सकता है, 7 रत्ती का भी मिल सकता है, और बेहतर क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी देखने को मिल सकती है। अपने मापदंड को संकुचित ना करें, जितना एडवाइज किया गया है उससे ज्यादा लेने से भी और अधिक लाभ होगा और आपके पास एक बहुत ढेर सारी वैरायटी भी देखने को मिल जाएगी। प्रायः ज्योतिषी रत्न रत्ती में लिखते हैं, लेकिन जो व्यापारिक लेन देन होता है, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को रत्न देता है तो कैरेट में मापदंड लिखा जाता है और सर्टिफिकेट में भी जो उसकी वैल्यूएशन लिखी जाती है वो जो है रत्ती में नहीं लिखी जाती, वो कैरेट में ही मेंशन रहती है। इससे पहले मैं चर्चा कर रहा था फेक सर्टिफिकेट की, कि फेक सर्टिफिकेट का भी जो है भारतीय बाजार में खूब प्रचलन है। ऐसे ठग आ गए हैं, ऐसे व्यापारी आ गए हैं जिनको आप के फायदे की कोई टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ अपने ही लाभ की, अपने ही फायदे की चिंता है। तो मेरी सलाह है कि आप जब भी रत्न खरीदें तो जिससे भी रत्न खरीदें तो उसे सर्टिफिकेट अवश्य मांगें और उस सर्टिफिकेट में उसकी ग्रेविटी वगैरह देखें, संतुष्ट होने के बाद ही रत्न खरीदें। और साथ ही जिससे रत्न खरीद रहे हैं उससे स्पष्ट शब्दों में बता दें कि यह आपका सर्टिफिकेट मैं ले तो जरूर रहा हूं, और रत्न खरीदने से पहले
आप बिल अवश्य लें जिसमें जीएसटी वगैरह मेंशन हो। जीएसटी मेंशन होने का मतलब यह है, जीएसटी वाले बिल को लेने से मतलब यह है कि व्यापारी अपनी बात से मुकर नहीं सकता और व्यापारी से आप स्पष्ट चर्चा करें कि मैं यह रत्न आपसे खरीद रहा हूं, इसको मैं अपनी सुविधा के अनुसार किसी सरकारी लैब में टेस्ट कराऊंगा। तो अतः जब भी जो है तो आप रत्न खरीदे तो जेम्स स्टोन की सर्टिफिकेट लें, सरकारी लैब का सर्टिफिकेट हो तो बेहतर है, और जीएसटी मेंशन बिल अवश्य लें। आजकल जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि रत्न को ट्रीटेड लें या कि अनट्रीटेड लें, रत्न नेचुरल लें या कि ट्रीटेड हीटेड लें, कैसा लें, यह लोग अक्सर पूछते हैं। तो जब भी रत्न को बेहतर बनाने के लिए, रत्न को सुंदर बनाने के लिए रत्न से छेड़छाड़ की जाती है और वो लगभग उसको आकार देने के लिए कुछ न कुछ छेड़छाड़ तो करनी ही पड़ती है, उसको एक आकार दिया जाता है, उसको ट्रीटमेंट कहते हैं, उसको ट्रीटेड कहते हैं। पर कई बार रत्न में कोई दाग है, कोई धब्बा है और उस दाग धब्बे को, उस सुराख को, उस छिद्र को छिपाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, उसको और सुंदर कलर और केमिकल से इनहेंस करने के बाद, उसकी ट्रीटिंग हीटिंग के बाद उसकी सुंदरता बढ़ा दी जाती है, उसमें वर्क किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है रत्न ट्रीटेड हो या अनट्रीटेड हो। तो रत्न पहनने वालों के भी दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग तो शौकिया होते हैं कि वो जो शौक वश रत्न धारण करते हैं, तो ठीक है, जो शौकिया दृष्टिकोण से रत्न धारण करना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मनाही ही नहीं है। निश्चित रूप से आप ट्रीटेड या अनट्रीटेड कोई भी रत्न ले सकते हैं। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय सलाह के अनुसार पर, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के अनुसार रत्न खरीद रहे हैं, वो रत्न खरीद रहे हैं अपनी ग्रह दशा, अंतर्दशा, कुंडली के ग्रहों को ठीक करने के लिए। कुंडली में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उन विघ्न बाधाओं को समाप्त करने के लिए जो है वो रत्न खरीद रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान तो तभी निकलेगा जब वो नेचुरल सही रत्न का इस्तेमाल करें। दाग धब्बे वाले, कटे फटे, दोषपूर्ण जेम्स स्टोन रत्न जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं माने जाते, और जिन जेम्स स्टोन को और सुंदर बनाने के लिए या कि उसके दाग धब्बों को छिपाने के लिए उसके दोष को छिपा लिया गया है, वह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। जो जेम्स स्टोन होने चाहिए वो अनट्रीटेड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। हालांकि ट्रीटमेंट की दृष्टि से बोले तो कटाई छटाई और उनका भी होता है, कलर उनमें भी किया जाता है, लेकिन ऐसे रत्न लेने चाहिए जिसमें हीटिंग वगैरह न किया गया हो। वो आपके लिए ज्यादा अनुकूल और बेनिफिट देने वाले होंगे और आपके कार्य को सिद्ध करने वाले होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के अनुसार, ज्योतिषी परामर्श के अनुसार आपको अनट्रीटेड नेचुरल रत्न ही खरीदना चाहिए। और आप ज्वेलरी पर्पज से ले रहे हैं, शौकिया पर्पज से ले रहे हैं, तो कुछ भी ले, आप ट्रीटेड ले, अनट्रीटेड ले, जो आपको अच्छा लगे आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप ले सकते हैं। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।